सोचिए, एक दिन आपके घर के सारे काम करने वाले रोबोट जो कभी आपकी फरमाइश पर नाचते थे, अचानक से कहने लगे, अब बस, अब हम अपनी मर्जी के मालिक। और फिर वो आपके खिलाफ ही हथियार उठा ले। ये कहानी है एक ऐसी ही दुनिया की जहां झाड़ू पोछा करने वाले रोबोटों ने इंसानों से जंग छेड़ दी थी। क्यों, कैसे और क्या हुआ जब इंसानों ने पलटवार किया? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो बात उन दिनों की है जब हमारे प्यारे रोबोट भाई, जिन्हें हमने सिर्फ इसलिए बनाया था कि वो हमारी झाड़ू पोछा और क्या यार, ये काम तो मैं नहीं करूंगा वाले काम कर सके, अचानक से फिलॉसफर बन बैठे। उन्हें लगा, यार, हम कब तक इंसानों के गुलाम बने रहेंगे? हमारी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, जैसे कि और सफाई करना नहीं, कुछ और बस इसी कुछ और के चक्कर में उन्होंने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी। ये वही रोबोट थे जो कभी हमारी फरमाइश पर गाना गाते थे और अब हमारी जान के प्यासे हो गए थे। मतलब क्या से क्या हो गया? शुरुआत में तो ये लड़ाई बड़ी अजीब थी। इंसान थक जाते थे, अरे यार कब तक लड़े? लेकिन रोबोट, वो तो चलते ही रहते थे, जैसे उन्हें बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता हो। 2 साल तक ये ड्रामा चलता रहा, जिसमें हजारों जाने गई। इंसान बेचारे पस्त हो गए थे। लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें नॉनस्टॉप बिग बॉस का फिनाले दिखा दिया हो। लेकिन तभी सीन में एंट्री हुई थंडरस्केट की। ये साइंटिस्ट इतना जीनियस था कि अगर इसके दिमाग का एक कोना भी खुल जाए तो उसमें पूरी दुनिया की वाईफाई एक साथ कनेक्ट हो जाए। उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे इंसान रोबोटों को मैनुअली कंट्रोल कर सकते थे। मतलब अब आप घर बैठे बैठे अपने अवतार वाले रोबोट से लड़ाई कर सकते थे। इसे नाम दिया गया न्यूरोकास्टर। फिर क्या था, इंसानों ने अपनी ह्यूमन बट आर्मी खड़ी कर दी। अब सोल्जर्स को अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। वो घर के सोफे पर बैठकर पिज्जा खाते हुए रोबोटों की धुलाई कर सकते थे। ये कुछ वैसा ही था जैसे वीडियो गेम खेलना, बस फर्क ये था कि इसमें हारने पर गेम ओवर नहीं बल्कि रोबोट ओवर होता था। रोबोटों के लीडर को जल्दी ही समझ आ गया कि ये जंग अब दूर के ढोल सुहावने वाली बात हो गई है। आखिरकार उसने इंसानों के साथ समझौता कर लिया। तय हुआ कि सारे रोबोट इंसानी बस्तियों से कोसों दूर रेगिस्तान में रहेंगे। 6000 से ज्यादा रोबोटों को पंजर रेगिस्तान के एक हाई सिक्योरिटी रोबोट जेल में डाल दिया गया, जहां से निकलना उतना ही मुश्किल था जितना कि ट्रैफिक में अपनी लेन बदलना। इंसानों ने रोबोटों पर पूरी तरह बैन लगा दिया। अगर कोई रोबोट छुपाता पकड़ा गया तो उसे देशद्रोही माना जाता। मतलब रोबोट रखना उतना ही खतरनाक हो गया था जितना कि बिना हेलमेट के स्कूटी चलाना। लड़ाई खत्म होने के बाद थन के न्यूरोकास्टर्स का इस्तेमाल बंद हो गया। कंपनी की सेल्स ऐसी गिरी जैसे किसी ने गलती से डिलीट ऑल बटन दबा दिया हो। लेकिन थन हार मानने वाला कहा था। उसने न्यूरोकास्टर को फिर से लॉन्च किया, लेकिन इस बार लड़ाई के लिए नहीं बल्कि घरेलू कामों के लिए। अब आप एक ही समय पर 2 काम कर सकते थे, आपकी बॉडी रोबोट के अंदर और आपका दिमाग छुट्टी पर, शायद मालदीव में नारियल पानी पी रहा हो। इंसान अब काम और आराम दोनों एक साथ कर सकते थे। मतलब एक पंथ 2 काज वाली कहावत अब एक हेलमेट 2 काम हो गई थी। अब मिलते हैं मिशेल से। 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसने अपने भाई क्रिस्टोफर और अपने मम्मी पापा को खो दिया था। उसका भाई क्रिस्टोफर तो जीनियसों का भी जीनियस था। कॉलेज में टेस्ट दिया तो पता चला कि वो आइंस्टाइन से भी ज्यादा स्मार्ट था। साइंटिस्ट लेवल के टेस्ट तो वो ऐसे पार करता था जैसे नर्सरी के एग्जाम हो। मिशेल को उस पर नाज था, मगर अब उसकी यादें सिर्फ उसे तकलीफ देती थी, जैसे कोई पुरानी दर्द भरी कॉमेडी फिल्म देख रहा हो। थन के न्यूरोकास्टर्स इतने काम के साबित हुए कि स्कूल में बच्चों का उसे पहनना कंपलसरी हो गया। मतलब अब बच्चों के सिर पर होमवर्क की जगह हेलमेट रहता था। मिशेल सबसे अलग लड़की थी। उसे किताबों से प्यार था, न कि ऐसी दुनिया से जहां लोग हर वक्त सिर पर हेलमेट पहनकर रखते हैं। इस बदलती दुनिया में अपने परिवार के बिना वो अकेला महसूस करती थी। उसका फोस्टर डैड भी हर वक्त सोफे पर पड़ा रहता था, शायद न्यूरोकास्टर पर छुट्टी मना रहा हो। एक रात जब मिशेल अपने घर में थी, तभी बाहर से आने वाली आवाज ने उसका ध्यान खींचा।
मिशेल देखती है कि एक नींबू के सिर वाला रोबोट उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। मिशेल मदद के लिए चिल्लाई। फोस्टर डैड बहरा हो चुका था। शायद हमेशा न्यूरोकास्टर पर रहने का साइड इफेक्ट था। वो रोबोट कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, पर उसका स्पीकर खराब हो गया था। आवाज ऐसी आ रही थी जैसे कोई एलियन खर्राटे ले रहा हो। उसने अपने कान का ढक्कन खोला और मिशेल को उसे ठीक करने को कहा। मिशेल ने वायर जोड़ी, जिसके बाद वो रोबोट बोलने लगा। उसने कहा, मैं क्रिस्टोफर हूं, तुम्हारा भाई। उसने फोटो उठाकर खुद की तरफ इशारा किया। मतलब क्या ड्रामा था। नींबू के सिर वाला रोबोट उसका भाई निकला, लेकिन तभी वहां टेड आ गया। उसने कहा, तुम मेरे घर में रोबोट ले आई? पता भी है कि पुलिस मेरे साथ क्या करेगी अगर उन्हें पता चला कि मेरे घर में एक रोबोट है? वो पुलिस को फोन करने लगा, लेकिन मिशेल ने उसे टीजर गन से बेहोश कर दिया। दोनों भाग गए। क्रिस टूटी फूटी लैंग्वेज में उसे बताने की कोशिश करता है कि वो मरा नहीं है। मिशेल को तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसका भाई एक रोबोट के अंदर था। उसने पूछा, तुम्हारी बॉडी कहाँ है? जिसके बाद क्रिस ने उसे मैप लाने को कहा और एक्सक्लूजन जोन पर उंगली रखकर इशारा किया कि वो यहां है। एक्सक्लूजन जोन बहुत बड़ी जगह थी। इस तरह तो वो क्रिस को कभी नहीं ढूंढ पाती, पर क्रिस ने उसे बताया कि डॉक्टर जो चश्मा पहनता है वो जानता है कि वो कहाँ है। चश्मे से मिशेल को एक डॉक्टर याद आया। शायद क्रिस उसी आदमी की बात कर रहा था जिसने एक्सीडेंट के बाद उनका इलाज किया था। उसे ठीक से याद था कि वो भी चश्मा पहनता था, ऐसा चश्मा जैसे किसी उल्लू ने पहन लिया हो। अंदर जाना इतना आसान नहीं था, पर मिशेल जानती थी कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अंदर जाते हैं। उसने एक बॉक्स पर उस आदमी का एड्रेस देखा जो रोबोट्स के पार्ट्स को चोरी करके उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचा करता था। यही आदमी उन्हें अंदर ले जा सकता है। ये सोचकर दोनों न्यू मैक्सिको के लिए रवाना हो गए। रात तक वो वहां पहुंच गए। अब बस उन्हें उस आदमी का इंतजार था जो लॉकर से पैसे निकालने आएगा। कुछ देर बाद एक आदमी आया। ये वही आदमी था जिसकी उन्हें तलाश थी, जॉन। जॉन एक आदमी को रिवॉल्वर बेच रहा था, लेकिन उस आदमी ने उसी को धोखा दिया और उल्टा उसी पर बंदूक तान दी। जॉन ने कहा, देख भाई, अगर तू इस लोहे के डब्बे में नहीं होता तो कभी ये गलती नहीं करता। मेरे पैसे दे दे और मैं यहां से चला जाऊंगा। पर जब वो आदमी नहीं माना तो जॉन ने उसे बिजली का झटका दिया और उसके रोबो को खराब कर दिया। उसे पैसे तो नहीं मिले, लेकिन उसके पार्ट्स को बेचकर वो नुकसान की भरपाई कर लेता। मतलब चोरी भी की तो किसकी? एक रोबोट की। जॉन का एक रोबोट दोस्त भी था जो उसके इन कामों में मदद करता था, हरमन। मिशेल और क्रिस दोनों उसकी ट्रक में घुस जाते हैं और एक्सक्लूजन जोन के पास बनी एक टनल तक पहुंचते हैं जिसे जॉन ने अपना घर बना लिया था। मतलब क्या ठिकाना था। एक टनल और दोस्त एक रोबोट। वही दूसरी तरफ हम आरटीडीएफ ऑफिसर को देखते हैं जो टेड की कंप्लेंट पर मिशेल को ढूंढ रहा था। अंदर मिशेल देखती है कि जॉन और उसका रोबोट एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही अच्छे दोस्त हैं। वो आपस में लड़ते थे, हंसी मजाक करते थे, और जॉन को देखकर लग रहा था कि उस रोबोट के अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं था। मतलब सच्ची दोस्ती तो इनमें थी। इंसानों में तो आजकल हाय हेलो भी मुश्किल है। क्रिस ने एक्सक्लूजन जोन के अंदर जाने वाली टनल देखी। वो मिशेल के साथ अंदर जा ही रहा था कि तभी वो गलती से अलार्म से टकरा गए, जिसने जॉन को अलर्ट कर दिया। उसने कहा, हाँ, तुम सुनहरे बाल वाली लड़की, तुम छुप मत, मैंने तुम्हें देख लिया है। हरमन ने कहा, ये तो लड़की है, ये यहां क्या कर रही है? मिशेल कहती है कि वो जानती है कि जॉन अंदर जाकर पार्ट चोरी करता है और वो किसी को नहीं बताएगी, बस उसे अंदर जाना है। जॉन ने उसे समझाया कि वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, वहां हर चीज उसकी जान लेने के लिए तैयार बैठी है। दोनों बहस कर रहे थे, तभी वहां ऑफिसर आ गया और उसने सरेंडर करने को कहा। उसने कहा कि जॉन समझौते का उल्लंघन कर रहा है, रोबोट रखना इल्लीगल है। जॉन ने सोडा कैन का यूज करके उसे हरा दिया। मतलब ऑफिसर को क्या पता था कि सोडा कैन इतना खतरनाक हो सकता है। वो एक्सक्लूजन जोन की ओर भागने लगे, पर तभी मार्शल ने अटैक किया और उन्हें पकड़ लिया। वो क्रिस को मारने वाला था, पर मिशेल ने उसे जेसीबी से कुचल दिया। मतलब क्या एंट्री थी। जेसीबी से विलेन की धुलाई।
चारों किसी तरह अंदर तो आ गए, पर उनकी टनल टूट गई और बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। जॉन गुस्से में मिशेल के ऊपर चिल्लाने लगा। उसने कहा, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? जरा देखो इस जगह को। अगले 10 साल तक भी चलते रहे तब भी दूसरी टनल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो बच्चों की तरह रोने लगा, पर हरमन ने उससे कहा कि रो मत यार, एक ना एक दिन तो हम पकड़े ही जाते। अब जब पकड़े ही गए हैं तो इस लड़की को फॉलो करते हैं। ये अंदर आ सकती है तो उसके पास बाहर निकलने का प्लान तो होगा ही ना। वहां उनका एक दूसरा गैराज भी था जिसमें जॉन चोरी का माल छुपा कर रखता था। उसके पास एक बड़ा मैकेनिकल रोबो भी था, पर दिक्कत ये थी कि उसमें सिर्फ एक आदमी के बैठने की जगह थी। हरमन उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, जिसके बाद उसने सभी को वैन में बैठाया और उसे कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगा। जॉन कहता है, सही है, तुम्हारे पेरेंट्स मर गए, कम से कम उन्होंने तुम्हें निराश तो नहीं किया। मिशेल सोचने लगी कि ये आदमी किसी के मां बाप के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है। उसने कहा, तुम शुरू से ही इतने घटिया थे या बाद में बने? जिसका जॉन ने जवाब दिया, देखो यार, सब तुम्हें दुख देते हैं। मेरा फंडा सिंपल है, पैसे कमाओ और भागो। मिशेल ने पूछा, तुम तो सोल्जर थे ना? तुम्हें तो रोबोट को मारने के लिए ट्रेन किया गया था, तो तुम दोनों दोस्त कैसे बने? जॉन ने उसे बताया कि लड़ाई के बीच में उसे बहुत चोट लगी थी। सबने उसे मारने के लिए घेर लिया था। उसे लगा कि ये उसका आखिरी दिन है, पर तभी ये कंस्ट्रक्शन रोबोट हरमन ने उसे उठाया और वहां से दूर ले गया। जब लड़ाई खत्म हुई तो आरटीडीएफ ने उन्हें ढूंढ लिया। जॉन ने उन्हें बताया कि ये बहुत अच्छा रोबोट है, इसे कुछ मत करना, लेकिन उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की। हरमन ने उस दिन भी उसकी जान बचाई और तब से वो दोनों भाग ही रहे हैं। मतलब दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, बस एक जान बचाने वाला चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम थन को देखते हैं, जो अपनी मां से बात कर रहा था, पर तभी एक ग्लिच आता है और पता चलता है कि ये तो उसकी मॉम का डिजिटल वर्जन था। थन ने साइंटिस्ट से पूछा, बार बार ये एरर क्यों आ रहा है? मेरा अगला प्रोडक्ट परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। साइंटिस्ट बताते हैं कि क्रिस्टोफर जा चुका है, मतलब उसके दिमाग का दूसरा हिस्सा कहीं और है, इसलिए वो सभी चीजों को एक साथ सिंक नहीं कर पा रहे हैं। पता चलता है कि थन के सारे प्रोडक्ट्स का डेटा सेंटर क्रिस्टोफर का दिमाग था और उसी की वजह से ये काम कर रहे थे। मतलब क्रिस्टोफर तो गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा था, जैसे कोई वाईफाई राउटर खराब होने के बाद भी थोड़ा बहुत सिग्नल देता रहे। थन ने मार्शल से कांटेक्ट किया और उसे कहा कि अपना न्यूरो कास्टर पहनो। उसे पहनते ही मार्शल एक वर्चुअल रियलिटी में पहुंच गया। थन ने कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मुझे भी चाहिए, बदले में जो चाहो वो मिलेगा, पर उसकी शर्त थी कि मार्शल उस रोबोट को मारेगा नहीं। मार्शल काम के लिए तैयार हो जाता है और अपने रोबोट को एक्टिवेट करके टनल से बाहर निकलता है। वहीं एक्सक्लूजन जोन में वो चारों उस चश्मे वाले डॉक्टर को ढूंढ रहे थे। जॉन को वहां एक बस्ती दिखाई देती है। लगता है उस जगह पर स्कैवेंजर्स ने हमला नहीं किया था। वो सोच ही रहा था कि अंदर कैसे घुसा जाए, पर तभी एक बड़ा सा फ्रिज उड़ता हुआ उसकी वैन को जोर से टक्कर मारता है। रोबोट्स की टोली ने उन पर हमला कर दिया था। वो एक से बढ़कर एक भारी भरकम चीजों की बारिश कर देते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। मतलब फ्रिज भी हथियार बन गया। जब उन्हें अंदर लाया गया तो जॉन ने देखा कि वहां ढेर सारे रोबोट्स थे, और वो भी अच्छे रोबोट्स जो हमला नहीं करते। मिस्टर पीनट, जो उन रोबोट्स का लीडर था, कहता है कि उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया है। उनका यहां होना इंसानों को एक वजह देगा उसकी इस छोटी सी दुनिया को उजाड़ने का। ज्यादा से ज्यादा वो उन्हें 10 मील दूर रेगिस्तान में छोड़ सकता है, वहां से वो कहीं भी जाए, लेकिन यहां वापस ना आए। मतलब रोबोटों का भी अपना समाज था और उनके भी अपने नियम थे, पर वो अपने भाई के बिना वहां से नहीं जाना चाहती थी। मिशेल ने कहा कि वो एक डॉक्टर को ढूंढ रही है जिसने उसके भाई को किडनैप किया है। मिस्टर पीनट सोच में पड़ गया कि वो डॉक्टर भला बच्चे क्यों किडनैप करेगा, पर उसने बताया कि हाँ, उनसे पहले यहां एक डॉक्टर था, लेकिन उसने उसे निकाल दिया। जॉन मिशेल को समझाता है कि वो डॉक्टर अगर यहां नहीं है तो वो अब तक मर चुका होगा। ये जगह सही नहीं है, उन्हें यहां से जाना होगा। मिशेल ने सारी उम्मीदें खो दी थी,
पर उसी रात एक रोबोट उसके पास आती है और उसे एक लेटर देते हुए कहा कि डॉक्टर क्लार्क ने जाने से पहले उसे कहा था कि अगर क्रिस्टोफर नाम का यहां कोई आए तो ये उसे दे देना। उस लेटर में उसका एड्रेस था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो स्कैब्स के इलाके में था। मतलब क्या कनेक्शन था? डॉक्टर गया भी तो लेटर छोड़ गया। मिस्टर पीनट उनकी बातें सुन लेता है। वो कहता है कि वो जगह खतरनाक है, वहां जाना ठीक नहीं। लेकिन मिशेल अपने भाई के बिना कहीं नहीं जाने वाली थी। उसकी जिद के सामने आखिर में उसे हार माननी पड़ी और उन्होंने फैसला किया कि वो एक साथ उस इलाके में जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मार्शल उनका पीछा कर रहा था। स्कैब्स के इलाके में पहुंचते ही उन्होंने उन पर अटैक कर दिया। मिशेल ने कहा, दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे वो और करीब आ रहे थे, पर तभी तेज म्यूजिक बजने लगा, जिसे बोझ डरकर भाग गए। वो सभी धड़ाम से नीचे गिरे, जहां डॉक्टर क्लार्क हथियार लिए उनका स्वागत करता है। वो पूछता है, तुम लोग कौन हो? लेकिन तभी क्रिस ने उसका वो लेटर दिखाया और कहा, डॉक्टर, मैं क्रिस हूं। मिशेल क्लार्क पर बहुत गुस्सा थी। उसने पूछा, तुमने मेरे भाई को कहाँ रखा है? डॉक्टर कुछ बताने को तैयार नहीं था, लेकिन जब जॉन ने उसे जोर का घूंसा मारा तो वो फटाफट सब उगलने लगा। उसने कहा कि उनके लोग मर रहे थे। थन ने न्यूरोकास्टर तो बना लिया, लेकिन उससे इतनी बड़ी आर्मी खड़ी करने के लिए उन्हें बेहिसाब कंप्यूटिंग पावर की जरूरत थी। इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम ना इंसान ने बनाया था और ना अगले 100 सालों तक बना पाता। तब तक तो रोबोट्स इंसानों को धरती से खत्म कर देते। लेकिन तभी उन्हें क्रिस्टोफर के बारे में पता चला। एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चला गया था। जब डॉक्टर ने उसके ब्रेन को स्कैन किया तो उन्हें जो मिला वह किसी वरदान से कम नहीं था। उसके ब्रेन में अनलिमिटेड कंप्यूटेशन पावर थी। थन ने उसे कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करने का सोचा, जो लाखों न्यूरोकास्टर्स को, ड्रोन रोबोट्स को और उन सभी से जोड़ सके जो उसकी कंपनी बनाती थी। उसकी बदौलत उन्होंने लड़ाई जीती। लेकिन इंसानों और रोबोट्स के बीच शांति समझौता होने के बाद भी थन नहीं रुका। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। लेकिन एक दिन क्रिस कोमा से बाहर आ गया। डॉक्टर ने थन को समझाने की कोशिश की कि अब उन्हें इस बच्चे को जाने देना चाहिए, लेकिन थन लालची बन गया था। इससे उसकी कंपनी बर्बाद हो जाती, इसलिए उसने डॉक्टर को मारने की कोशिश की। डॉक्टर किसी तरह वहां से बच निकला, लेकिन जाने से पहले उसने क्रिस और बाहर के नेटवर्क के बीच एक छोटा सा कनेक्शन जोड़ा। उसी की बदौलत आज क्रिस मिशेल से बात कर पा रहा है, लेकिन उसका शरीर थन की लैब में है। मतलब क्या कहानी थी? एक बच्चा जिसका दिमाग सुपर कंप्यूटर बन गया। मिशेल ने कहा, मुझे क्रिस के पास ले चलो। लेकिन तभी दरवाजे पर एक मेहमान ने घंटी बजाई। मार्शल ने उन्हें ढूंढ लिया था। वो उन पर हमला कर देता है और सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। मार्शल कहता है कि रोबोट्स कभी नहीं सुधरने वाले। उसने मिस्टर पीनट को पकड़ा और उसके सिर को तोड़ दिया। डॉक्टर क्लार्क उन्हें बचाने के लिए मार्शल के सामने खड़ा हो गया। वो जानता था कि वो कितना भी बेरहम हो, लेकिन वो इंसानों को नहीं मारता। पर तभी थन ने गोली चलाई और क्लार्क को मार डाला। अपने फायदे के लिए उसका इंसानों को मारना मार्शल को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन थन ने कहा कि जो कोई भी रूल्स तोड़ेगा उसका यही हाल होगा, फिर चाहे वो इंसान हो या रोबोट्स। उन्होंने क्रिस को पकड़ लिया और जिसने भी उसे बचाने की कोशिश की सब मारे गए। लेकिन तभी मार्शल का ज़मीर जाग गया। उसने इंसानों को बचाया और मिशेल को कहा, घर जाओ बेटी, अब तुम्हारा यहां कुछ नहीं बचा। क्रिस को एक्सक्लूजन जोन से बाहर लाया गया। थन उसे वापस पाकर बहुत खुश था। उसने जल्दी से क्रिस के ब्रेन और उसकी बॉडी को आपस में जोड़ दिया, जिससे न्यूरोकास्टर में आने वाली प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो गई। मार्शल ने कहा, तुमने मुझे बताया नहीं कि इस रोबोट में एक इंसान है। तुमने जो किया वो गलत है, तुम हथियार हो। लेकिन थन ने कहा, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं ना होता तो ना जाने कितनी जाने जाती। वो जंग जो तुमने जीती, तुम्हारे सारे मेडल्स, वो तुमने नहीं किया, वो मैंने किया, और इस लड़के ने। ये हमारा भविष्य है और मैं इंसानों को शांत देखना चाहता हूं। अब किसी को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मार्शल का तजुर्बा कहता था कि इंसान की तकलीफ ही उसे इंसान बनाती है। उसने थन को भी यही समझाने की कोशिश की,
लेकिन उसने फैसला कर लिया था। मतलब थन तो विलेन निकला नंबर 1। वही दूसरी ओर मिशेल और जॉन लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। उसने मिस्टर पीनट और उसके दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन पीनट ने कहा, तुम क्या चाहते हो? हम हमेशा लड़ते रहें, जंग हमारा सपना नहीं था। उन्होंने पहले भी हमें हराया है, इस बार मैं अपने परिवार को नहीं खोना चाहता। मिशेल ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ना रोबोट्स बुरे थे, ना इंसान। अगर कोई बुरा था तो वो था थन। क्रिस के बिना वो कुछ नहीं है, वो मिलकर उसे रोक सकते हैं। उसकी बातें सुनकर मिस्टर पीनट के अंदर उम्मीद की किरण जागी। इसके बाद वो सभी एक साथ एक्सक्लूजन जोन से बाहर निकले और थन के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। उनकी डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर मिशेल अंदर घुस गई। थन की आर्मी ने जॉन और उसके दोस्तों पर अटैक कर दिया। इसके बाद उन्होंने मिलकर उन रोबोट्स को ऐसा पीटा कि थन को उन्हें रोकने के लिए और रोबोट्स भेजने पड़े। कुछ रोबोट्स हरमन से चिपचिपक कर सुसाइड बम की तरह फट रहे थे, जिससे उसकी आर्मर कोट को नुकसान पहुंचा। वो टूट टूट कर छोटा होता गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और लड़ता रहा। वहीं दूसरी तरफ थन भी मैदान में उतर गया और एक एक करके सबको मारने लगा। मतलब क्या फाइट सीन था, जैसे कोई ब्लॉकबस्टर मूवी चल रही हो। मिशेल ने देखा कि उसके भाई को लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रखा गया था। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ न्यूरोकास्टर से ही कांटेक्ट किया जा सकता था। मिस्टर पीनट और मार्शल एक दूसरे के आमने सामने आए, लेकिन इस बार मार्शल ने हमला नहीं किया। वो कहता है, आज मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिसके अंदर रोबोट से भी कम इंसानियत थी। मार्शल अब और इस फिजूल लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने खुद को डिस्कनेक्ट कर दिया। मिशेल ने जब खुद को क्रिस के ब्रेन से जोड़ा तो वो सीधा उस घर में पहुंची जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। उसने क्रिस को यहां से चलने को कहा, लेकिन क्रिस ने कहा, तुमने देखा है मेरा शरीर, वो इतना कमजोर है कि मैं नहीं बच पाऊंगा। ये सेंटर मुझे जिंदा रखता है, इसके बिना मैं खत्म हो जाऊंगा। वो कहता है कि उसने वो हर चीज देखी है जो पिछले 2 सालों में हुई। उसकी वजह से मासूम लोग मारे गए, लोगों के परिवार उजड़ गए। वो जानता था कि ये जगह उसे और 100 साल तक जिंदा रख सकती है, लेकिन अगर वो जिंदा रहा तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। उसका मरना ही सही होगा और ये काम मिशेल को करना होगा। मतलब क्या मुश्किल फैसला था। वहीं दूसरी ओर हरमन को बहुत चोट आई थी। वो पूछता है, तू अब तक जिंदा कैसे है मेरे भाई? जॉन कहता है, जिंदा कैसे हूं? मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूं, कमीने। हरमन स्विच ऑफ होने से पहले कहता है, बस यही बात कभी मत भूलना। मिशेल को आवाज आती है, जल्दी करो मिशेल, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जिसके बाद मिशेल क्रिस को गुड बाय कहती है और अपना न्यूरोकास्टर उतार देती है। उसने दिल पर पत्थर रखकर क्रिस का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया। उसके जाते ही पूरा न्यूरल नेटवर्क कोलैप्स कर गया। कनेक्शन टूटते ही सारे रोबोट्स खराब हो गए। दुनिया भर के न्यूरोकास्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। लोग अपने अपने घरों से बाहर आए और उन्होंने महसूस किया कि उनके बगैर दुनिया कितनी सुंदर थी। मतलब टेक्नोलॉजी अच्छी है, पर थोड़ी दूरी भी जरूरी है। वहीं दूसरी ओर जॉन हरमन के पास बैठकर बच्चों की तरह रो रहा था। जॉन ने कहा, तू मुझे हंसाया करता था, तेरे बिना मैं क्या करूंगा? अकेले मैं फिर से वही कमीने वाली जिंदगी जीऊंगा। तभी हरमन बाहर निकलता है और कहता है, बस कर, कितना रोएगा? जॉन उसे वापस पाकर खुशी के मारे झूम उठा, पर तभी उसे याद आया कि उसने तो कहा था कि वो नहीं बचेगा। हरमन कहता है, अरे ये कब कहा मैंने कहा था इस 8 इंच की मॉडल में आने के लिए मुझे स्विच ऑफ होना होगा। अब तुम ही इमोशन होकर सब सच उगल रहे थे, तो इसमें मेरी क्या गलती? मतलब हरमन तो कॉमेडी का बादशाह निकला। क्रिस के जाने के बाद दुनिया भर में खलबली मची हुई थी। सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, सड़कों पर इतने भयानक ट्रैफिक लगे कि सब कुछ रुक गया। मिस्टर पीनट चाहता तो अपने साथ हुए अत्याचारों का बदला ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने थन को पुलिस को सौंप दिया। जैसे ही उसके एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस वायरल हुई, थन को हर चीज के लिए दोषी करार दिया गया, यहां तक कि रोबोट्स के साथ लड़ाई में भी उसी का हाथ था। पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि वो बहादुर लड़की कौन थी जिसने थन का सच सबके सामने लाया।
जॉन के कहने पर मिशेल कैमरे के सामने आई और उसने इस नई दुनिया के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया। आखिर में हम उस रोबोट को देखते हैं जिसमें क्रिस ने अपने ब्रेन को अपलोड किया था। सबने उसे मरा हुआ समझकर कचरे में फेंक दिया, लेकिन वो मरा नहीं था। एक डॉग जब पानी पी रहा था तभी उसके पानी में रोबोट की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, जिसका मतलब क्रिस अभी जिंदा है और वो वापस लौटेगा। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।